Hello everyone. In this video I will explain Order 9 of the Civil Procedure Code. This order is most important for preliminary point of view. जब आप एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए आपको दिखेगा कि ऑर्डर 9 से पीटी में बहुत क्वेश्चंस आते हैं. इस ऑर्डर का रूल 2, रूल 3, 4, 5, रूल 6, रूल 9 एंड रूल 13, स्पेशली रूल 6, रूल 9 एंड रूल 13 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए ऑर्डर 9 बात करता है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, कि पार्टीज को कब अपीयर होना चाहिए और अगर कोई पार्टी अपीयर नहीं होती है तो उस सूट का, उस नॉन अपीयरेंस का, उस सूट पर उस नॉन अपीयरेंस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है. तो एक फ्रेम आपके माइंड में होना चाहिए कि सूट इंस्टीट्यूट कब होता है. फर्स्ट, इफ एनी पार्टी इंस्टीट्यूट्स अ सूट, दैट इज इफ एनी पार्टी प्रेजेंट अ प्लेंट बिफोर द कोर्ट. क्योंकि सूट तो इंस्टीट्यूट होता है प्लेंट इंस्टीट्यूट करने से. तो जब भी कोई पार्टी प्लेंट इंस्टीट्यूट कर देती है देन सेकंड क्या स्टेज होती है. सेकंड स्टेज इज द इशूइंग ऑफ समन टू द डिफेंडेंट्स. आपको ये पता होना चाहिए. देखिए जब ऑर्डर 5 आपको समन के विषय में जानकारी होगी तो ऑर्डर 9 बहुत अच्छे से समझ में आएगा. तो जब समन इशू होते हैं ऑर्डर 5 में साफ साफ लिखा है कि समन की जो फीस होती है, समन में जो चार्ज आएंगे, जो भी प्रोसेस फ़ी होगी वो प्लेंटिफ को बियर अप करनी होती है. तो जब समन इशू हो जाते हैं, समन एक जुडिशियल एक ऑर्डर, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका कि ऑब्जेक्ट होता है डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना कि आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग कोर्ट में है. बिकॉज द होल सिविल प्रोसीजर कोड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. इट इज़ द ऑडी अल्ट्रम पार्टम दैट नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. आप किसी भी व्यक्ति की एब्सेंस में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं लेंगे. द कोर्ट शैल नॉट कंडक्ट एनी प्रोसीडिंग इन द एब्सेंस ऑफ अदर पार्टी. तो इसीलिए कोर्ट समन इशू करती है. अब देखिए आपका ऑब्जेक्ट है ऑपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म करना रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जो कि आपने समन से किया. अब समन से आपने ऑपोजिट पार्टी को इन्फॉर्म किया तो समन में हमेशा एक डेट, एक प्लेस, वो टाइम मेंशन होता है जबकि ऑपोजिट पार्टी को कोर्ट में अपीयर होना होता है. समन का ऑब्जेक्ट तो यही है ना, ताकि ऑपोजिट पार्टी आए और खुद को डिफेंड करे. जो भी प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट में प्लीडिंग्स के माध्यम से जो कहा है, जो भी अपना कॉज ऑफ एक्शन बताया है, जो भी रिलीफ क्लेम किए हैं, उन सब पर डिफेंडेंट का क्या कहना है ये वो आकर अपीयर होके रिटन स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट में बताए. तो इसलिए कोर्ट ने समन इशू किया. अब आता है ऑर्डर 9 कि जब समन इशू हो गया है तो ऑर्डर 9 का रूल 1 कहता है कि आफ्टर द इशूइंग ऑफ समन द डिफेंडेंट मस्ट बी अपीयर ऑन द डेट ऑफ हियरिंग. जो भी समन में डेट लगी है हियरिंग की, डिफेंडेंट को उस डेट पर कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए और साथ में पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज को. ऐसा नहीं है कि डिफेंडेंट अपीयर हो गया प्लेंटिफ ही नहीं आया. डिफेंडेंट को अपीयर होना ही है, साथ में प्लेंटिफ भी आएगा. तो बोथ द पार्टी मस्ट बी अपीयर ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग. जो भी डेट समन में लिखी है उस डेट को आएंगे. ये तो जनरल रूल है ऑर्डर 9 का. अब आगे के ऑर्डर्स हैं वो उन सिचुएशंस की बात करते हैं अगर किसी रीज़न से ऑपोजिट पार्टी या तो अपीयर नहीं हुई, डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, या प्लेंटिफ अपीयर नहीं हुआ, या दोनों ही अपीयर नहीं हुए, तो सूट का क्या होगा. सूट डिसमिस होगा. तो फिर क्या होगा. रूल 1 हम लोगों ने पढ़ लिया. रूल 2 कहता है इफ समन नॉट सर्व ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ देन सूट शैल बी डिसमिस्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. अब देखिए ये तब समझ आएगा जब आपने ऑर्डर 5 पढ़ा होगा. ड्यू टू द डिफॉल्ट ऑफ प्लेंटिफ, जब समन इशू होता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू डिपॉजिट
द प्रोसेस फी इन द कोर्ट। जो भी सम्मन की तामील में जितना भी खर्चा आएगा वो उस वादी का दायित्व है कि वो खर्चा वहन करे। जितनी भी प्रोसेस फ़ी है उसको डिपॉजिट करे, स्टैम्प जो भी लगने हैं उसका पूरा पेमेंट करे। जितने भी डिफेंडेंट होते हैं उतनी संख्या में उसको प्लेन पेपर में ड्राफ्ट करके लगाने होते हैं। सपोज अगर 4 प्लेंटिफ हैं, 4 डिफेंडेंट हैं, तो प्लेंटिफ को 4 प्लेंट की कॉपी प्लेन पेपर पर लगानी होगी और साथ में सम्मन के खर्चे देने होंगे। अगर ऐसा नहीं करता है तो सम्मन क्या होगा, सर्व नहीं होंगे, क्योंकि प्रोसेस फी अभी प्लेंटिफ ने नहीं दी है। तो अगर सम्मन ही सर्व नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा। ये रूल 2 कहता है। लेकिन इसका एक प्रोविजो है, एक एक्सेप्शंस दिया वो इसमें है कि अगर डिफेंडेंट को, देखिए अल्टीमेट ऑब्जेक्ट अगर आपको याद होगा तो रूल 2 बहुत अच्छे समझ में आएगा। व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट बिहाइंड इशूइंग सम्मन? इट इज टू इन्फॉर्म द डिफेंडेंट। अगर इंफॉर्मेशन डिफेंडेंट को अदरवाइज मिल गई है, सम्मन इशू नहीं हो पाए क्योंकि प्लेंटिफ ने पूरी फी नहीं सबमिट की, जो भी प्रोसेस फी लगनी थी वो नहीं दी, बट किसी और वे में अगर डिफेंडेंट को पता चल गया और डिफेंडेंट उस दिन अपेयर हो गया, जो भी हियरिंग फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग को वो अपेयर हो गया, तो सूट डिसमिस नहीं होगा। ये है रूल 2। ठीक है, अब आइए रूल 3 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। सपोज ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग नाइदर पार्टी अपेयर, नाइदर द प्लेंटिफ नॉर द डिफेंडेंट अपेयर। जो भी डेट लगी थी, जो भी सम्मन में डेट थी, भाई रूल 1 कहता है कि दोनों पार्टीज को अपेयर होना है, और रूल 3 उस सिचुएशन की बात करता है कि सूट तो प्लेंटिफ ने इंस्टीट्यूट कर दिया, कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया, अब ना तो प्लेंटिफ आए ना डिफेंडेंट आए। उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, सूट शैल बी डिसमिस्ड। अब हमने देखा रूल 2 में भी सूट डिसमिस हो जाएगा, रूल 3 में भी डिसमिस हो जाएगा। अब आपको देखना है कि व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू द प्लेंटिफ। अब सूट डिसमिस तो हो गया, बट क्या कोई रेमेडी है, बस सूट डिसमिस ही हो गया? उसके लिए रूल 4 है। रूल 4 में प्लेंटिफ के पास 2 रेमेडी है। प्लेंटिफ में फ्रेश अ सब्सिक्वेंट सूट, प्लेंटिफ सब्सिक्वेंट सूट दायर कर सकता है उसके डिसमिसल के बाद। ऐसा क्यों है? बिकॉज आपको ध्यान रखना है, हर प्रोविजन को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, बहुत ऑब्जेक्ट के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। अब देखिए फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करने का राइट क्यों दिया है? बिकॉज द डिसमिसल ऑफ सूट अंडर रूल 2 और रूल 3 इज ऑन द टेक्निकल ग्राउंड। ये जो कोर्ट ने डिसमिसल किया है, इट इज नॉट आफ्टर द हियरिंग एंड एडजुडिकेशन। The dismissal order is purely on the technical ground, so the principle of the res judicata mentioned under section 11 will not apply here. क्योंकि res judicata तो अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि हियरिंग तो हुई नहीं थी पार्टीज की, तो टेक्निकल ग्राउंड पर डिसमिस हो गया है। सो प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। आप दोबारा सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, बस आपको फीस देनी पड़ेगी। पहली रेमेडी रूल 4 में। रूल 4 में दूसरी रेमेडी है कि प्लेंटिफ में ऑल्सो अप्लाई टू सेट असाइड द डिसमिसल ऑर्डर। जो भी डिसमिसल का ऑर्डर किया था रूल 2 या रूल 3 में, आप सफिशिएंट कॉज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करिए। द बर्डन ऑफ प्रूफ विल लाई अपॉन द प्लेंटिफ टू प्रूव दो सफिशिएंट कॉज ऑन विच ग्राउंड यू वांट your dismissal order set aside। आप किन आधारों पर उस डिसमिसल ऑर्डर को सेट असाइड कराना चाहते हैं, अगर वो आधार युक्त पाए जाते हैं। एंड इफ कोर्ट इज सेटिस्फाइड देन कोर्ट में सेट असाइड द डिसमिसल ऑर्डर। तो ये हमारा रूल 4 हो गया। अब देखिए रूल 5। रूल 5 एक सिचुएशन की बात करता है कि सम्मन सर्व होंगे डिफेंडेंट को, उसकी कॉस्ट कौन देगा, प्लेंटिफ देगा। अगर सम्मन सर्विस के लिए गए, देखिए एक ऑफिसर अपॉइंट होता है कोर्ट से, या पोस्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक मैसेंजर के थ्रू, कोई भी मेथड जो कि उस कंसर्न हाई कोर्ट ने अप्रूव किया होता है, उस मेथड के थ्रू सर्विस हो सकती है। प्लेंटिफ चाहे तो पर्सनल सर्विस भी करा सकता है सम्मन की, जिसको बोला जाता है दस्ती सम्मन। पीटी में कई बार पूछा जाता है। तो चाहे तो प्लेंटिफ खुद सर्विस करा दे डिफेंडेंट को, चाहे कोर्ट खुद करा दे पर्सनल सर्विस, चाहे एजेंट को, जो भी डिफेंडेंट है उसके एजेंट को सर्विस करा दे, चाहे उनके फैमिली मेंबर को, जिसको कि हम सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज बोलते हैं, कोर्ट हाउस में एफेक्स कर दे।
अगर उसको वो डिफेंडेंट नहीं मिला है, अगर सपोज वो सर्विस समन की नहीं हो पाई, समन सर्व नहीं हो पाए, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू अप्लाई बिफोर द कोर्ट विद इन द 7 days। जिस दिन सर्विस नहीं हो पाई उसके 7 दिन के भीतर प्लेंटिफ का ये दायित्व है कि वो दोबारा से फ्रेश समन के लिए अप्लाई करे। अगर उसने ऐसा नहीं किया है देन सूट शैल बी डिसमिस्ड। तो ऑर्डर रूल 2 में सूट डिसमिस हुआ, रूल 3 में सूट डिसमिस हुआ और रूल 5 में सूट डिसमिस होगा। लेकिन यहाँ पर एक फिर 3 रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड है जिसकी वजह से वो सर्विस नहीं कर पाया, प्लेंटिफ ने पूरे प्रयास किया बट अगर वो नहीं कर पाया तो वो कोर्ट से वो जो 7 days है ना उनको एक्सटेंड कराने के लिए कोर्ट से टाइम मांग सकता है। तो वो 3 ग्राउंड्स क्या हैं? तो अगर प्लेंटिफ चाहता है, इफ प्लेंटिफ वांट टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 7 days, then burden of proof will lie upon the plaintiff. He has to prove that even after exercising his best, उसने पूरा प्रयास किया, his best endeavor to discover the residence of the defendant, उसने पूरा प्रयास किया उस प्रतिवादी का जो निवास स्थान था पता करने का, लेकिन फिर भी पता नहीं चल पाया। दूसरा, if he proves before the court that defendant intentionally avoiding the service of someone, अगर वो ये प्रूफ कर देता है न्यायालय के सामने तो भी कोर्ट एक्सटेंड कर सकती है। या फिर plaintiff proves any other sufficient reasonable cause, and that sufficient, it is the exhaustive clause, clause C is the exhaustive clause, rule 5 का जो clause C है it is exhaustive। sufficient cause, that cause may be any cause, court will determine that sufficient cause according to the fact and circumstances of the case। So if court is satisfied that if due to the any other tangible or sufficient cause उस सम्मन की सर्विस नहीं हो पाई, सम्मन सर्व नहीं हो पाया, देन कोर्ट में एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 7 days। मतलब वो 7 दिन के बाद सूट का डिसमिसल नहीं करेगा, आपको कुछ फर्दर पीरियड और मिल जाएगा। तो ये हमारे रूल 6 तक हमने समझा कि ये है हमारे रूल 6। अब देखिए रूल 5 तक। अब हमारा रूल 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट। सपोज जो डेट थी ना हियरिंग की, भाई सम्मन में तो आपने डेट लिख दी, उस दिन डिफेंडेंट को आना था और प्लेंटिफ को भी आना था। सपोज प्लेंटिफ अपीयर ऑन दैट डेट, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, बट डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है। इट इज़ द केस ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। अब कोर्ट यहाँ पर 3 रूल दिए गए हैं और उसमें भी रूल 1 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहला है डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, but if it is proved before the court that service of summon was duly made, सर्विस की जा चुकी थी और वो सर्विस ड्यू सर्विस मतलब प्रॉपर जैसे सर्विस होनी चाहिए थी, सब कुछ मेंशन था उसमें, टाइम डेट सब कुछ था, प्रॉपर सर्विस हो गई। स्टिल अगर डिफेंडेंट नहीं आया है, मतलब कि डिफेंडेंट को जानकारी थी कि इस दिन तारीख है, इस दिन उसको पहुंचना है, फिर भी अगर डिफेंडेंट नहीं पहुंचता है, देन रूल 6 में कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू मेक एन ऑर्डर फॉर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग। अब ये जो रूल 6 है ना एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, ये आप मेरी सेकंड वीडियो में देखिए, क्योंकि ऑर्डर 6 के साथ मुझे ऑर्डर 13 मिलाकर पढ़ाना है। तो रूल 6 से रूल 13 तक जो इंपॉर्टेंट इसका पोर्शन है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप मेरी सेकेंड वीडियो में देख सकते हैं।